Thank you. Venkatesh ji, namaskar. Thank you so much for choosing Brain Excellence Labs for हाँ your daughter's DMIT test. सर, एक मिनट, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है? आपका वॉइस आ रहा है बट मतलब ब्लूटूथ में कनेक्ट नहीं हो रहा है। हो रहा था बट अभी नहीं हो रहा। नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपको? हाँ, अभी आया, ठीक है। आ रहा है? ठीक है। हाँ 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 हाँ। चलिए जी, तो रिकॉर्डिंग कर दीजिए, रिकॉर्डिंग मोड में रख दीजिए जी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हमारी। हाँ 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 हाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट हाँ। करें? हाँ सर। आप अकेले होंगे? मैम नहीं है साथ में? अगर फैमिली साथ में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। उनका तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए मना किए। चलिए, चलो ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही होगी? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। DMIT, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन। नाउ DMIT की जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, ये रिपोर्ट आपके सामने होगी। तो इस रिपोर्ट में जो ये इनिशियल पेजेस है, बिफोर पेज नंबर 16, मतलब पहले 15 जो पेजेस हैं, उसमें जर्नल इंफॉर्मेशन है। जो DMIT किस बेस पे बना है, इसमें क्या क्या साइंटिफिक फैक्ट्स यूज किए गए हैं, किस रिसर्चर ने अपनी इनपुट डाली, इंडेक्स या जनरल इंफॉर्मेशन, जिसका हम आपके बच्चे से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। जहां हम स्टार्ट होता है कि आपके बच्चे के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, वो पेज ये है। डिस्क प्रोफाइल इसे बोला जाता है, और हम अब चर्चा करने वाले हैं डिस्क प्रोफाइल पे। अच्छा। डिस्क प्रोफाइल इज बेसिकली, हर इंसान की पर्सनैलिटी होती है दो तरह की, प्राइमरी पर्सनैलिटी, स्टडी पर्सनैलिटी। तो डिस्क प्रोफाइल में हमने 4 कैटेगरीज में लोगों को बांट दिया: डोमिनेंट, इन्फ्लुएंस, कंप्लायंट, स्टडी। इन 4 तरह की कैटेगरी के अंदर कोई इंसान किस व्यक्तित्व का है, उसका नेचर कैसा है, जनरल नेचर कैसा है, उसका सोच, उसका बिहेवियर, उसका एक्टिविटीज किस तरह की रहेंगी, वो हमें पता चल जाती है। 2 पर्सनैलिटीज होती है हमारे पास, एक प्राइमरी पर्सनैलिटी है, एक सेकेंडरी पर्सनैलिटी है। प्राइमरी पर्सनैलिटी बताती है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा है, उसका नेचर दूसरों के साथ कैसा है, उसका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है, उसके एक्शंस दूसरों के साथ कैसे हैं, विद अदर्स। ओके, अदर्स से मेरा मतलब फैमिली भी हो सकती है, अदर्स से मेरा मतलब कोई भी अननोन पर्सन। सेकेंडरी पर्सनैलिटी टॉक्स अबाउट सेल्फ, कि अंदर से मैं कैसा हूं, अंदर से हमारी बच्ची कैसी है, युवरानी अंदर से कैसी है। ओके, अंदर से मतलब है कि वो खुद के बारे में कितना जानती है, कैसा सोचती है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों को, कोई लोग आपको बहुत गुस्से वाला समझते होंगे, लेकिन आपको पता है अंदर से आप बड़े शांत स्वभाव के। कई लोग सोचते होंगे ये तो बहुत रिस्क लेने वाले हैं, लेकिन आपको पता है अंदर से आप बहुत कम रिस्क लेते हो। तो जो बातें सिर्फ आपको पता है। तो सेकेंडरी पर्सनैलिटी जो है, ये वो पर्सनैलिटी है जो सिर्फ युवरानी को पता है, हमें नहीं पता अभी तक। प्राइमरी पर्सनैलिटी जिसको आप भी जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि आप अपने बच्चे को जानते हैं, राइट। सो सेकेंडरी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई करने के लिए हमें युवरानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी पर्सनैलिटी अलग अलग है। आपका बच्चा जो है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी का है, तो अंदर से अलग है, बाहर से अलग है। तो इफ युवरानी कैन प्रेजेंट हियर, उनको बुला लीजिए। अगर नहीं, नहीं तो प्लीज। हेलो मामा, इसे उठ लो। ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ ତମକୁ ପଚାରିବେ କିଛି ଅନଲାଇନରେ, ହେଲା, କହିବ ନା? तो गाइस, जो बाकी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बच्चे की अगर पर्सनैलिटी ड्यूअल हो तो
उनको साथ में होना जरूरी है। अगर बच्चे की एज जो है वो 8-9 साल से ऊपर है तो बोल लगे इससे क्या हो जाता है कि आपकी रिपोर्ट, आपकी काउंसलिंग जो है वो जस्टिफाइड हो जाती है। आप प्राइमरी पर्सनैलिटी के बारे में बताओगे वो सही समझ में आ जाएगा, लेकिन सेकेंडरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है जिसको सिर्फ जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है, वही बता पाएगा कि वेदर यू आर राइट और नॉट। सो हम इसलिए अभी युवरानी को बुला रहे हैं काउंसलिंग के दौरान, ताकि वो भी साथ साथ इस काउंसलिंग को भी समझे और साथ साथ जहां हमें लगेगा जस्टिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम हमें लगेगा तो हम उनसे पूछ सकते हैं। सर व्हाट इज द एज ऑफ युवरानी? वेंकटेश सर, मम्मा सुनो। सर अलाउ कीजिए थोड़ा। हेलो सर। जी वो कनेक्शन हो रहे हैं, वो थोड़ा रेस्ट लिए थे, वही उनको जगा के बोला। युवरानी की एज क्या है? 5+ है। 5+ है। एक काम कीजिए, आप बैठिए, क्योंकि युवरानी छोटी है, मे बी वो जस्टिफाई कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो सुन लेगी। अगर हमें हाँ ठीक लगेगा, है सर। हमें डाउट लगेगा तो हम उसको बुला के पूछ लेंगे। हाँ 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 ठीक है, मैं मोबाइल दे देता हूँ। गुड इवनिंग को। नमस्कार मैम। मैम आप प्लीज म्यूट कर लें, जब आपसे पूछा जाएगा तो ही आप ऑन करें। हाँ, क्योंकि शोर ज्यादा आ रहा था। सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि हाँ, इधर आज फेस्टिवल है और आज शेड्यूल टाइट है, काफी काउंसलिंग लाइनअप थी, तो हम स्टार्ट हाँ करते ठीक है हैं। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी पर्सनैलिटी की। प्राइमरी पर्सनैलिटी जो है वो मेजर पर्सनैलिटी होती है, सबको यही दिखती है। तो इस पर्सनैलिटी के हिसाब से युवरानी जो है वो एक ईगल की तरह है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि ईगल की तरह। ईगल कैसे? मींस वो अपने गोल को लेके बड़ी ओरिएंटेड है, विजनरी है, डिटरमिन्ड है, बोल्ड है, थोड़ी सी रिजिड है। मींस आसान भाषा में अगर मैं सभी वर्ड्स को बताऊं, आप आराम से स्टडी कर लीजिएगा, इनको आसान भाषा में समझाऊं कि थोड़ी सी जिद्दी हो जाती है, ठीक है? अब जब मन करेगा तो काम करना है, जब मन नहीं कर रहा तो काम नहीं करना है, ठीक है? अपनी मर्जी चलानी है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना है, स्टबर्न हो जाना है, ठीक है? एग्रेसिव हो जाना है, इंडिपेंडेंट, हर काम खुद करके देखने की कोशिश करना है, ऑलराइट? दूसरे पे ऑर्डर चलाना है, छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे को ऑर्डर देना है, आप ये करके दो, आप वो करके दो, आप ये करो, आप वो करो। मैं स्टार्टिंग से ही ना एक लीडर की तरह, एक रूल सेटर की तरह काम करेंगी। जो मन में आएगा वो सीधा बोल देंगी। सबसे अच्छी बात भी और थोड़ी बुरी बात भी यही हो जाती है कि जो मन में आया वो सीधा बोल दिया। अब सीधा बोलने से प्रॉब्लम ये हो जाती है, कई बार बातें चुप जाती है, लेकिन बच्ची है, यहां तक तो ठीक है, आगे थोड़ा चैलेंज हो सकता है। द गुड थिंग इज नेचुरल अचीवर है, हमेशा जीतने की भूख है, इसको हमेशा सबसे टॉप पे चाहिए। अगर घर में और भी बच्चे हैं तो इसको सबसे ज्यादा टेंशन भी चाहिए और सबसे आगे भी खुद ही चाहिए, स्कूल में भी, घर पे भी। शी वांट टू बी द टॉप ओनली, ऑलराइट? कोई भी मौका मिलता है उस मौके पे चौका लगाने वाली बच्ची है हमारी। मींस कोई भी अपॉर्चुनिटी इनके सामने आएगी, उस अपॉर्चुनिटी को ये क्लिक कर देंगी। इनको नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने का शौक होता है। आज जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आज क्रिकेट पसंद है, कल फुटबॉल पसंद है, फिर डांसिंग पसंद है, फिर पेंटिंग पसंद है। हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद कोई नई चीज का शौक आ जाता है इन लोगों। एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, राइट? रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के, और कई बार इनसेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है? मतलब अपनी जरूरतें पहले पूरी करना, दूसरों के बारे में बाद में सोचना। मेरी है, मेरा चीज है, मुझे पहले चाहिए है,
आई वांट इट नाउ। तो इस तरह का थोड़ा सा रहता है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपने नोटिस की होंगी युवरानी के नेचर में। सो वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट सर? हाँ हाँ हाँ, सही है। सो ये जो सारी चीजें हैं ये युवरानी के जर्नल नेचर में है। तो जो भी युवरानी के आसपास रहेगा, चाहे माँ बाप है, दोस्त है, फैमिली मेंबर है, स्कूल टीचर्स हैं, उनको ये सब कुछ ना झेलना पड़ेगा, उसको ये मिलेगा ही मिलेगा। युवरानी के नेचर में ये सारी चीजें उनको मिलेंगी, राइट। अब सेकेंडरी पर्सनैलिटी जो है वो कंप्लायंट है, ये इनकी सेकेंडरी पर्सनैलिटी है। मींस अंदर से कैसे हैं युवरानी को आप ऐसे समझिए, बाहर से ये अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग और टफ माइंड सेट वाला दिखाती है, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। अभी तो बहुत छोटी है, आगे की बता रहा हूं। लेकिन अंदर से युवरानी जो है वो आप ऐसे समझ के चलिए कि फॉल्ट फाइंडर है, छोटी छोटी चीजों में गलतियां निकालेगी, ठीक है। कोई भी डिसीजन जल्दी से ले नहीं पाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। आप कुछ पूछेंगे ना, एकदम से दो चीजें पूछ लो कि बेटा ये खाओगे या ये पियोगे, वो कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है ना, कि क्या लूं। ये अंदर से ऐसी है। अंदर से वो बहुत छोटी छोटी बारीकियों की डिटेल, मतलब आप कोई शॉपिंग कर रहे हो या घर पे कुछ उसको दिला रहे हो, कुछ पढ़ा रहे हो, छोटी सी भी गलती है वो पकड़ लेगी, आपकी गलतियां बड़ी जल्दी पकड़ेगी। आपके नेचर में कोई चेंज है, आज मूड में चेंज है, वो पकड़ जाएगी। शी हैज द पावर, ओके। उनका माइंडसेट बड़ा तेज है, ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी शार्प है। एक और चीज है इनके पास ना, ये बहुत ज्यादा है, वाई हाउ, मैं सवाल बहुत पूछेंगी ये, मुंह खोला नहीं सवाल गिर गया, मतलब ऐसे ऐसे तैयार बैठा रहता, कोई ना कोई सवाल तैयार बैठा रहता। तो ये अंदर से है। अब बाहर से तो ये हमेशा ऐसे दिखेंगी कि बहुत रिस्क लेने वाली है, लेकिन सच बात ये है कि अंदर से ये कैलकुलेटेड रिस्क लेती है, ये सब कुछ प्लान कर लेती है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, ठीक है ना। काफी बढ़िया प्लानिंग वाला दिमाग है इनका, जासूसी दिमाग है, इन्वेस्टिगेटिव नेचर है। हर चीज की गहराई में जाना है, डेप्थ में जाना है। मतलब वो बोलते हैं ना समुद्र में से मोती निकालने वाले लोग जो गहराई में जाते हैं, ये वो है, ठीक है। हर काम को परफेक्शन के साथ करना पसंद है, मतलब कोई भी काम है उसको परफेक्शन के साथ करना है, उसमें कमी पसंद नहीं है। आप मैम ने नोटिस भी किया होगा, जब ये पढ़ती भी है या कोई भी चीज है, डांस करती है, कपड़े पहनती है, उसमें ये इसको परफेक्शन चाहिए, इसको दूसरों से डाउन चाहिए ही नहीं, इसको बेस्ट चाहिए। शी वांट परफेक्ट एंड बेस्ट। सो ये हम इसके अंदर देखेंगे। और ड्यूअल थॉट प्रोसेस है, हाँ भी ना भी, कभी हाँ बोलेगी किसी चीज को, कभी ना बोल देगी, ठीक है। तो ये कई बार आपको सुनने को मिलेगा। तो ये इनकी पर्सनैलिटी है, बाहर से अलग है, अंदर से अलग है, ऑलराइट। अब अंदर वाली जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ इसी को पता है, युवरानी को ही पता है कि अंदर से मैं कैसी हूं, लेकिन बाहर वाली हम सब जानते हैं। तो हम इस पे काम कर सकते हैं, अंदर वाली का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो अब क्या काम करेंगे, अब देखिए यहां पे हम स्वोट एनालिसिस कर रहे हैं। स्वोट एनालिसिस का मतलब है कि आप इनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसको अब स्टडी करेंगे कि क्या क्या ताकत है, क्या क्या कमजोरियां हैं, और किन चीजों से इनको बचाना है और किन चीजों की तरफ इनको आगे बढ़ाना है फ्यूचर में, राइट। अगर आपको दोनों को, आप दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि किसी बात से आप सहमत नहीं है, आपके दिमाग में कोई डाउट है, तो वहीं पे क्लियर कर लीजिएगा। उस डाउट को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, आपके दिमाग में वो डाउट रहेगा, मेरी बाकी बातें समझ में नहीं आएंगी, तो हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। whenever you feel any doubt and problem you can ask me directly. Now let's come to the SWOT analysis part. तो स्ट्रेंथ देखते हैं कि हमारी बच्ची की स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ है गोल ओरिएंटेड, कि जो मन में ठान लिया, जो लक्ष्य के लिए इन्होंने एक बार दिमाग में बैठा लिया कि मुझे ये चाहिए, तो मतलब फिर वो चाहिए, और ये इनकी स्ट्रेंथ है। तो गोल ओरिएंटेड होने की वजह से ये कोई भी टारगेट है उस पर फोकस होंगे, ठीक है। टारगेट सेंट्रिक है, डिसिसिव है, डिसीजन लेने की पावर है। कई लोग होते हैं जो फैसला नहीं ले पाते, ये ऐसी बच्ची है जिसको अगर फैसला लेना पड़ा तो ये फैसला ले सकती है। शी हैज द कैपेबिलिटी। इंडिपेंडेंट होती है, बोल्ड है, मतलब वो नहीं है शर्मीले बच्चे, घबराने वाले, नर्वस रहने वाले नहीं है। शी इज बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ऑलराइट। जैसे जैसे बड़ी होगी आप देखेंगे इस बच्ची में एक स्ट्रॉन्ग बच्ची बड़ी, ठीक है ना।
लड़कियों वाले कैरेक्टर कम होंगे, स्ट्रोंगनेस ज्यादा होगी, दूसरों को भी कंट्रोल करेगी, दूसरों को भी ऑर्डर देगी, दूसरों से काम करवा सकती है ये, ठीक है। आप इसके भरोसे पे जिम्मेवारी दे सकते हो, शी इज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल। नाउ चलो स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है, लेकिन कुछ वीकनेस भी है। सबसे पहली वीकनेस आ जाती है इनका एग्रेसिव होना, गुस्सा होना। ये हमारी एक वीकनेस है, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, ये सिर्फ 2 लोगों की बात मानेगी। मैं जानता हूं ये प्रॉब्लम मैम आपको मिल भी रही होगी, आपको फेस भी हो रही होगी, और आप गर्दन हिला के बता सकते हैं अगर आपको फेस हो रही है तो। आपकी बात नहीं मानती है ये कई बार। ये सिर्फ 2 लोगों की बात मानेगी, एक जिससे ये प्यार करती है, सॉरी, एक जिससे ये रिस्पेक्ट करती है, जिसकी ये रिस्पेक्ट करती है। जिससे ये प्यार करती है उसकी बात नहीं मानेगी, रिस्पेक्ट करती है उसकी बात मानेगी। अब आप दोनों में से जिसकी रिस्पेक्ट करती होगी उसकी बात मानेगी। अब ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करती है, होता है ना किसी के लिए इज्जत ज्यादा होती है, माँ बाप में से एक के लिए इज्जत ज्यादा होती है, प्यार दूसरे के लिए प्यार ज्यादा होता है। तो प्यार वाले की बातों को ये हमेशा लाइटली लेके चलेगी। तो आपको इनसे कोई भी काम कराना है, तो कई बार क्या होता है ना, फैमिली में हस्बैंड ज्यादातर वाइफ के ऊपर डाल देते हैं तुमने समझाना है, और वाइफ समझा नहीं पाती, क्योंकि मदर तो बच्चे से प्यार करती है और बच्ची भी माँ से प्यार करती है। तो प्यार वालों की बात ये उन्होंने सुननी नहीं होती, ये तो उनकी बात सुनेंगे जिनकी ये रिस्पेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको समझाने की आपको लेनी पड़ेगी। इनके गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि रिस्पेक्ट वाला बंदा इनको समझाए जिससे ये रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरा ये है इनको कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएं जो इनको रिवॉर्ड देगा, ठीक है ना। रिवॉर्ड, इनाम दो। आप अगर ये चीज छोड़ दोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अपने ऊपर कंट्रोल करोगे, तो आपको ये मिलेगा। उस लालच में ये उस चीज को बिल्कुल छोड़ देंगे और धीरे धीरे वो बिहेवियर इनका चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ बातें जो है ये कभी भी ना गुस्से में नहीं समझाया जा सकता इनको। इनका एग्रेशन कम करने का तरीका ही है कि प्यार से समझाना पड़ेगा। या तो इनको लालच दो किसी चीज का, या फिर प्यार दो। समझ रहे हैं आप लोग? आप इनको डांट के समझाओगे, आप इनको गुस्सा करोगे, आप इनको किसी चीज के लिए आप जिद बना लोगे, नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा। ये जो वर्ड है ना पड़ेगा, यू हैव टू, ये हैव टू वाला जो वर्ड है ना, ये इनको समझ में नहीं आता। ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। बच्ची हमारी छोटी है तो हम इनको अभी से सोल्व कर सकते हैं। ओके ओके। तो ये हैव टू वाले नहीं है, ये तो सिर्फ रिक्वेस्ट से काम करेंगे, प्यार से काम करेंगे, शांति से समझाने से करेंगे। हाँ इनका गुस्सा आएगा, आपको कई बार फेस करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए इनको अकेला छोड़ दो। इनको एक शांत करने का एक और तरीका है, इनको अवॉइड कर दो। जैसे ही मम्मी या पापा इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे, कम बोलना शुरू कर देंगे, इनका गुस्सा सीधा डाउन चला जाएगा, ठीक है। जो गुस्से का ग्राफ ऊपर जा रहा था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये आ जाता है कि आपका बच्चा जो है वो इगोस्टिक है। इगोस्टिक का मतलब देखो, कई लोगों को ये बात अच्छी लगती नहीं है, लेकिन आप समझ लो, इगोस्टिक का मतलब है कि इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। अगर आप इनको कहीं पे डांट रहे हो 2 लोगों के सामने, इवन मम्मी डांट रही है पापा के सामने, इनकी ईगो पे ठेस पहुंचेगी और ये उस बात को जल्दी भूलेंगे नहीं। ये पता नहीं कब बोल दें कि आपने उस दिन पापा के सामने मेरी इंसल्ट की थी या पापा के सामने मुझे डांटा। ये तो मैं घर की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो इनको जब भी आपने डांटना है, समझाना है या कुछ भी करना है, तो आप इनको अकेले में समझाएं। ये जो इगोस्टिक वर्ड है ना, ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं अगर कोई इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज करता है तो। जैसे कहते हैं ना कि तेरे में, अगर आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, तो ये करके दिखाओ। अब क्या हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, ठीक है ना, और ये रिस्क ले लेते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस बच्ची को ईगो को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। रिजिड है, अगर एक बात पकड़ ली, ठान ली, तो वो करके रहेंगे। तो उसका 2 तरीका है, वो सिंपल, जैसे बहुत पहले बताया गया था कि एक लाइन है
इसको छोटा करना है बिना हाथ लगाए, तो कैसे करोगे? ये छोटी होगी, समझ रहे हैं? नहीं समझे। ये लाइन है, एक सेकंड, आई एम सॉरी, आपके सामने एक लाइन खींच रहा हूं मैं, दिख रही है आपको? हाँ। अब इस लाइन को ना तो छेड़ना है ना मिटाना है, कुछ नहीं करना, लेकिन इसको छोटा करना है, कैसे करोगे? और एक छोटा सा बना देंगे। इस लाइन को छोटा करना है बिना हाथ लगाए, इस लाइन को टच नहीं करना हमने। हाँ, कैसे करना है? सिंपल, मैं बता देता हूं, सिंपल तरीका है। अब ये लाइन छोटी है, नहीं ये तो बड़ी हो गया ना। नहीं, ये वाली लाइन तो छोटी है ना, हाँ। उसको छोटा करना था तो उसके सामने मैंने एक बड़ी लाइन खींच दी, तो बड़ी लाइन की वजह से ये छोटी हो गई। हमारी हमारी गुड़िया जब भी किसी चीज की जिद बनाएगी, तो इस बात का हाँ। आपने ध्यान देना है कि आप उस जिद को नहीं छेड़ सकते, आपने उस जिद के बारे में बात नहीं करनी, या तो एक नया टॉपिक लेके आना, आपने कोई नया ही टॉपिक, हाँ। हाँ। ठीक है, कोई नया टॉपिक शुरू कर दो, उसका ध्यान डाइवर्ट कर दो, उस टॉपिक पे डाल दो, तो अपने आप वो पहले वाली जिद को भूल जाएगी। अगर आप ये कहोगे कि नहीं तुझे छोड़ना पड़ेगा, तुझे ये करना वो करना, तो वो जिद को पकड़ के बैठी रहेगी, ठीक है? पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि इनको उस टॉपिक के प्लस और माइनस बताओ सारे, कि अगर तुम इस बात को पकड़ के बैठे हो, रिजिड हो, तो रिजिड होने से ये फायदे होंगे और ये नुकसान होंगे। उनको बात समझ में तब, हाँ, एक होता है ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे इस तरफ क्या होता है, भाई तुम शाम को बाहर नहीं जाओगे, लेकिन बच्चा कहता है मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, बाहर खेलने का मन कर रहा है, बस मैंने बोल दिया तुम बाहर नहीं जाओगे, ये क्या हो गया? ये जो माँ बाप है उन्होंने जिद पकड़ ली, वो भी रिजिड हो गए, और बच्चे ने भी जिद पकड़ ली मैं तो जाऊंगा। अब क्या हो गया? दोनों में झगड़ा हो जाएगा, समझ रहे? लेकिन वो बाहर जाएगा तो उसको क्या फायदा होगा, और बाहर जाएगा तो उसको क्या नुकसान होगा, ये अगर उसको बता दिया जाए तो बच्चा जिद नहीं करेगा, उसको समझ में आएगा, ये तो समझाना होगा। दूसरा है, बाहर जाने की बजाय उसको एक नया टॉपिक दे दो कि घर पे ही हम गेम खेलेंगे, दोनों पापा बेटा मिलके गेम खेलेंगे, तो एक नया टॉपिक मिल गया, तो वो बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? तो क्या होता है, या तो एक नया टॉपिक शुरू कर दो या फिर उसके प्लस माइनस बताओ, तब वो रिजिड होना बंद होगा। नहीं तो इनकी रिजिडनेस जो है इनकी कमजोरी है, और आपको ये चीज ना इनको समझानी पड़ेगी धीरे धीरे कि बेटा आपकी जिद जो है ये आपके लिए सही नहीं है, और ये अभी से आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ठीक है, आई एम सॉरी अगर आवाज ज्यादा आ रही है तो। नाउ नेक्स्ट, माय वे और हाई वे। तो इनके साथ क्या होता है, ऐसे बच्चे ज्यादातर इस तरह से बात करें, आप ये मानो आप तो, या तो ये बात मानो या मुझे कोई मतलब नहीं, या तो ये करो या बिल्कुल कुछ मत करो, या तो इधर से चलो या मत चलो, ठीक है, मेरे साथ मत चलो, या तो मेरी बात मानो, वो ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ होता है ना, या तो मेरे हिसाब से चलो या भाड़ में जाओ, गो टू हेल, ठीक है? तो ऐसे बच्चे जो है वो ये क्या करते हैं, उन्होंने अगर कोई बात पकड़ ली तो वो ज्यादातर ये चाहते हैं कि लोग उनके हिसाब से चले जो उन्होंने सोच लिया, या फिर उनसे बिल्कुल अलग हो जाए। तो इस वजह से ना इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं बन पाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को? अब मान लो दो बच्चे हैं, दोस्त हैं, अब एक ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है, दूसरे ने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है? अब अगर मैं बात कर रहा हूं युवरानी की, तो युवरानी अगर आइसक्रीम खाना चाहती है तो वो दूसरे को भी यही कहेगी कि तू भी आइसक्रीम खा, और वो ये कहेगी कि नहीं मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। तो इस बात पे इन दोनों में झगड़ा हो सकता है, सिर्फ इस छोटी सी बात पे। तो ये बात हमें इनको समझानी पड़ेगी, वी हैव टू काउंसल। आ रही है बात समझ में? इस तरह के बहुत सारी बातें आपने घर पे नोटिस भी की होंगी, मैम स्पेशली मैम ने नोटिस की होंगी, ज्यादा टाइम वो देते हैं।
दूसरा आ जाता है लूज बिग पिक्चर। तो इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, इनकी वीकनेस में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये ना छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा बवाल बना देते हैं और बड़ी तस्वीर को छोड़ देते हैं। ये ऐसे समझो कि जैसे मान लो इनको कोई आप गिफ्ट दिलाने गए और इनको एक 100 रुपए का गिफ्ट पसंद आ गया, 100 रुपीज, और आपने कहा कि ठीक है 2 दिन बाद मैं ले आऊंगा, और जिस दिन आप लेने गए आप इनको 500 रुपए का गिफ्ट ले आए। 500 रुपए वाले गिफ्ट में इनको खुश होना चाहिए था, लेकिन शायद ये 500 वाले में खुशी नहीं होंगे, वो कहेंगे मुझे 100 वाला ही चाहिए था। ठीक है। या फिर सेलिब्रेशन इनके बर्थडे का है, बहुत बड़ा इवेंट है, बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सिर्फ अपनी छोटी सी चीज को लेके उदास हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ इसलिए मैं उदास हूं। मतलब बड़ी पिक्चर को छोड़ दिया, छोटी सी बात को पकड़ के बैठ गए। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को बहुत मिलेंगी और आपने इनका ध्यान रखना पड़ेगा, आपने इनको समझाना पड़ेगा समय के साथ। और कोई तरीका नहीं है, प्यार से समझाने वाला ही तरीका है इनके लिए, और कोई इलाज है नहीं। ठीक है, एक बार इनको समझ में आएगा फिर ये गलती नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक रिपीट करेंगे। ठीक है। अगला आ जाता है सॉरी, अगला आ जाता है इनसेंसिटिव अदर्स फीलिंग। दूसरों की फीलिंग्स को लेके ये थोड़े इनसेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब किसी को चोट लगी है, कोई बीमार है, दुखी है, नहीं पापा आपको तबीयत खराब, मुझे तो ये चाहिए, आप चलो। पापा कह रहे हैं मेरी तबीयत खराब है, ये कह रहे हैं नहीं 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 आप चलो हो जाओगे ठीक, दवाई ले लेना। ठीक है, तो क्या हो गया, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं दूसरे की फीलिंग के साथ कई बार। और कई बार ऐसा भी होगा कि ये जिससे प्यार करते होंगे उसके लिए बहुत परेशान भी हो जाएंगी कि आपको छींक आ गई, आपको जुकाम हो गया, आपको बुखार हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सर मतलब सारा घर सर पे उठा लेना। मैं बड़ा ही फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, घर वाली बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा टेक्निकल वर्ड्स पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ चीजें आपको समझ में आए। अगर आपको कहीं भी लगे कि मुझे अपने लैंग्वेज या वे ऑफ एक्सप्लेनेशन को चेंज करने की जरूरत है, आप मुझे बता दीजिएगा, आई कैन कम टू द फॉर्मल लैंग्वेज। ऑलराइट, क्योंकि बच्ची छोटी है तो मैं घर वाली बात कर रहा हूँ। कई बार क्या होगा, जैसे इनके दोस्त हैं स्कूल में, तो ये कुछ कह देंगे और वो कहने के बाद में सोचेंगे कि मैंने ये गलत कहा सही कहा, वो सोचेंगे लेकिन उस टाइम पे नहीं सोचेंगे। तो इस वजह से रिलेशनशिप को इग्नोर कर देंगे ये, इन्हें अपने काम से मतलब होगा। ही वॉन्ट जस्ट कि मेरा ये काम है ये पूरा हो जाना चाहिए। रिलेशनशिप पे ध्यान कम देंगे, काम पे ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब जो इनको चाहिए, जो इनका टारगेट है उसको अचीव करने पे पूरा ध्यान होगा, उस व्यक्ति के साथ जो रिलेशनशिप है उस पे ध्यान कम होगा। तो आपको इनको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, दूसरों के साथ दोस्ती कैसे निभानी है, ये सिखाना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क हाई लेंगे तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार ये ऐसा रिस्क ले लेंगे जो इनकी लिमिट से बाहर होगा, तो आपको इनको समझाना पड़ेगा कि इस रिस्क में हमें नहीं जाना है। ओके, एंड देन आइसोलेशन अप्रोच। तो आप ज्यादातर ना अभी भी कई बार आप महसूस करेंगे ये अकेला रहना पसंद करेंगे, अलोनली, ज्यादा ग्रुप में नहीं रहना, ज्यादा दोस्त नहीं बनाने, दोस्त है तो वही 2-3 दोस्त है उन्हीं के साथ खुश हैं। ठीक है, बहुत आगे जाके भी इनका सर्कल तो बड़ा होगा, बहुत सारे लोग इनको जानेंगे, लेकिन इनके फ्रेंड्स जो हैं वो 2-3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो इनके साथ ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, ये आइसोलेट रहना स्टार्ट कर देते हैं। आपको हम स्टार्टिंग से ही इनको एक टीम प्लेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरों के साथ मिलके काम करना सिखाना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हैं? हाँ। आगे बढ़ते हैं हाँ। अपॉर्चुनिटीज पे कि इनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए इनकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। सबसे पहले विजनरी है, ये बड़े सपने लेंगे, अभी से इनके सपने बहुत बड़े होंगे, मैडम इस बात को जानती है। शी हैज अ बिग ड्रीम्स। अच्छी बात यह है कि ये अपने साथ साथ मतलब ये ऐसी चीजें सोच सकती हैं जो दूसरे सोचते भी नहीं है, ये दूसरे देख भी नहीं सकते। ठीक है, चीजों में से ऐसी चीजें निकाल लेंगे, मतलब हर चीज का एक देखने का नजरिया ही अलग होगा। दैट्स अ गुड थिंग। दूसरों को एज ए लीडर आगे बढ़ सकते हैं, शी कैन बी अ ग्रेट लीडर, एक अच्छी मैनेजर, अच्छी बॉस, अच्छी टीम लीडर ये बन सकते हैं।
और दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। आप कई बार देखेंगे ये आपको भी हौसला देते हुए मिलेंगे, या अपने से छोटे बच्चों को या अपने बराबर वाले बच्चों को समझाते हुए मिलेंगे। घर की बातों में भी समझा आएंगे बीच में, आगे जाके ना घर की बातों में भी ये बार बार घुसेंगी, बड़ों की बातों में भी आएंगे और अपने आइडिया देंगे, एडवाइस देंगे अपनी। तो ये चीजें होंगी, तो इस पर नाराज होने वाली बात नहीं है, ये इनका दिमाग इतना अच्छा है, ये चीजें ये करेंगी। ऑलराइट, तो ये हो गया इनका ये वाला जो सारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हो गया हमारा इनका, जिसपे आपको ध्यान देना है। बाकी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना, गुड़िया के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। नाउ अभी तक हम सही चल रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ूं, अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो हम इसको सोल्व करते हैं। नहीं, आगे बढ़े। ठीक है मैम, आप थम्स अप कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। ठीक, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये वाला पेज भी थोड़ा लेंथी रहेगा, ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट स्पीड पकड़ेगी, इस वाले पेज पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो ये वाला पेज हमारा बताता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, उनके साथ साथ हर एरिया की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए हमारे पास ये सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये जितने भी है ना, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, इमेजिनेशन, इस तरह से ये सारी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब है ये हुनर है। अब ये बच्ची में ये हुनर ज्यादा है या कम है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जहां पे भी ग्रीन एरिया होगा, ये वाला ग्रीन एरिया, ग्रीन जहां होगा वो उनकी स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। प्लस जहां पे रेड होगा वो ऐसा एरिया है जहां हमें मेहनत करने की जरूरत है, वी नीड टू वर्क ऑन इट, ठीक है। और जो ब्लू एरिया है, ब्लू बताता है ये नॉर्मल बच्चों जैसे, जो नॉर्मल बाकी बच्चे होते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 5 ऐसे एरिया हैं जिनमें युवरानी बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है। 2 एरिया ऐसे हैं जिसमें वो मान लीजिए मैं कहूंगा बिलो एवरेज है, और 3 एरिया ऐसे हैं जिनमें वो नॉर्मल बच्चों जैसे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ है, जो ग्रीन एरिया वाले हैं, जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को तो हमने आगे बढ़ाना है, ठीक है, स्ट्रेंथ को तो आपने सपोर्ट करना है। जो रेड एरियाज है उन पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो ब्लू एरियाज हैं वो नॉर्मल है, उस पे मेहनत करोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर आर यू देयर? आप स्क्रीन से चले गए तो मैम सुन ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स कम ऑन द इंटेलिजेंस लेवल। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, परसेंटेज अच्छी है, ग्रीन आया है। इसका मतलब ये दूसरों के साथ, दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकती हैं, दूसरों से जुड़ सकती हैं, एक अच्छे टीम प्लेयर बन सकते हैं, ग्रुप में रह के सीख सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, ये सारी बातें अच्छी हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, ये दूसरों पे ऑर्डर ज्यादा देंगी, खुद काम कम करेंगी, दूसरों से ज्यादा कराएंगी। जब तक काम है तब तक दोस्ती है, जैसे ही काम चला गया दोस्ती खत्म। तो इस चीज को आपने सुधारना पड़ेगा, ठीक है। नहीं सुधारोगे तो ये अपना काम करा देगी, ऑर्डर देगी, और दूसरों के कामों में कमियां भी निकालेंगी, ठीक है ना। इस वजह से भी दोस्ती ज्यादा नहीं बनती। मतलब सिंपल सी बात है, आप और मैं अगर दोस्त हैं और मैं आप बार बार आपके काम में कमी निकाल रहा हूं, आपके अंदर कमियां निकाल रहा हूं, तो आप मुझसे दोस्ती नहीं रखोगे, कोई भी नहीं रखेगा, ठीक है ना। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहती है कि वो खुद के साथ कैसे हैं, सेल्फ के साथ कैसे हैं। तो सेल्फ के साथ अच्छे हैं, इमेज कॉन्शियस अच्छे हैं, अपनी इमेज का ख्याल बहुत रखेंगे, ये कैसे दिखते हैं, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में ये बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अपने लाइफ की प्लानिंग बहुत अच्छे से करेंगे, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग भी करेंगे, गोल के लिए फोकस्ड होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, ये हमेशा ना मैम बड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूंगा, ये थोड़ी ना रैशनल कह लो या फिर थोड़ी सी नेगेटिव सी अप्रोच रहेगी।
खुद को लेके, मतलब अपने आप को दूसरों से कम समझना, कई बार खुद में कोई ना कोई कमी महसूस करना, ओके, खुद के ऊपर शक करना, और कहीं गलत ना हो जाए इसका डाउट रहना, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, है ना ये वाली बात, इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो क्या होगा, तो समथिंग रॉन्ग, तो ये वाली चीज इनके दिमाग में बहुत आती है। ऑलराइट, तो इसका ध्यान हमें रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमेशा, ये जैसे अपने आप को ना एक शीशे की दीवार में बंद रखेंगे, सबको ये लगेगा कि गुड़िया हमारे सामने है, साथ है, लेकिन ये किसी को भी अपने दिमाग के अंदर जाने नहीं देगी, बहुत कम लोगों को एंट्री करने देगी। तो इसका ध्यान आपने हमेशा रखना है कि ये अकेली ना पड़ जाए, इसको अकेला नहीं छोड़ना आपने, एटलीस्ट ये मान के चलें 20-22 साल तक, ठीक है। अगर हॉस्टल में भेजना है, बोर्डिंग स्कूल्स में भेजना है, तो भी 12th के बाद भेजे, उसके पहले नहीं। कॉलेज में भेज सकते हैं, स्कूल में मत भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां रह के ना ये बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी, और वहां जाके शायद इनको कोई बात अच्छी ना लगे और इनका मन पे लग जाए, या कोई बात बुरी लग जाए, झगड़ा करने लग जाए, तो थोड़ी झगड़ालू टाइप ऑफ बन सकते हैं, इसलिए इनको अपने पास ही रखना, अपने इस बात का ध्यान थोड़ा सा रखना, ठीक है। अपने आप को समझेंगी जरूर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इन चीजों में अच्छी होंगी, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव सा अप्रोच रहेगा। अगर मैं बात करता हूं पढ़ाई लिखाई की, देखिए आपकी बच्ची एक एक पैसे का हिसाब करने वाली है, सवाल जवाब बहुत करेगी, सारी चीजें ठीक है, आपको भी लगेगा कि इसका मैथ और साइंस अच्छा है, ठीक है, मैथ और साइंस अच्छा है, आपको भी ये लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम मैडम ये है कि जिस टीचर के साथ इसका इमोशनल बॉन्ड नहीं है, उस टीचर के सब्जेक्ट में ये अच्छा काम नहीं करेगी, जिस टीचर के साथ इनका इमोशनली कनेक्शन नहीं है। अब यहां समस्या ये हो जाती है कि ज्यादातर टीचर के साथ ये इमोशनल कनेक्शन बना नहीं पाती, और प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशंस में, टेबल्स में इनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा स्टार्टिंग में, बाद में इंप्रूव हो जाएगा। इसको इंप्रूव करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई के लिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए इनके पीछे पड़ा रहना पड़ेगा, इनको बार बार कहना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि ये हर बार अपने आप काम कर लेंगी, तो वो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से इनको थोड़ा सा पुश की जरूरत रहती है, ठीक है, थोड़ा सा पुश करेंगे तो इनके स्कोर जो है वो अच्छे हो जाएंगे। रेगुलर एक टाइम टेबल इनका फिक्स कर दें। मेहनती बहुत है, मेहनती तब तक है जब तक सर पे बैठे हुए हो आप। जैसे ही आपने पुश करना छोड़ दिया, मान लीजिए ये 100 की स्पीड से चल रही है, आपने इसने देखा कोई मुझे देख नहीं रहा, पुश नहीं कर रहा, स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, तो इनकी पढ़ाई लिखाई ना कुछ ऐसे चलेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलेगी, ठीक है। कभी आपको लगेगा बहुत अच्छा कर रही है, फिर डाउन चलेगी, ठीक है। तो ये चीजें देखने को आपको बहुत मिलेगी इनकी पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मैम, जेन्युइनली ध्यान देने की जरूरत है। तो इनका मैथ और साइंस का ट्यूशन आपको लगवाना है, वो बाकी मैं आगे बता भी दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका इमेजिनेशन इंटेलिजेंस। इमेजिनेशन इंटेलिजेंस कहता है कि बच्ची सोचती कैसे है, उसके आइडियाज कैसे हैं, ड्रीम्स कैसे लेती है, नए नए आइडियाज निकालना। तो नो डाउट इसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, नो डाउट इसके सपने बहुत सारे होंगे, लेकिन मैम इसके सपने आइडियाज जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये परसेंटेज जो है वो 10 से कम है, यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमें इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू बेटर, इस वाली बात पे लेके चलना। जब भी ये कोई आइडिया रखे, कोई बात रखे, हाउ वी कैन डू बेटर, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, ये इंप्रूव करेगी। इन्होंने कोई आइडिया रखा, आपने जाते ही उस आइडिया को बिलीव नहीं करना है, ठीक है, आपने टाइम देना है, इनको इंप्रूव कैसे कर सकते हो, और बेटर करके लाओ, इनको बार बार एक काम करने के लिए दो, ताकि वो और बेटर कैसे हो सकता है। और इनके बारे में भी सजेशन जो है वो मैं आगे दूंगा आपको, इमेजिनेशन इंटेलिजेंस के, ठीक है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं हमारी, तो इस पे काम करने की जरूरत है, इन दोनों पे काम करने की जरूरत है। नीचे आते हैं, नीचे काइनेस्थेटिक।
ग्रोस मोटर स्किल्स, देखिए काइनेस्थेटिक ग्रोस मोटर स्किल्स बताती है कि फिजिकली बच्चा कैसे है, मतलब फिजिकली स्ट्रोंग है, इम्यूनिटी स्ट्रोंग है या नहीं है, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, डांस, अदर एक्टिविटीज में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस हिसाब से मैम नॉर्मल परफॉर्मेंस है, मैं ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा। नो डाउट्स इसको अच्छा लगता होगा डांस वगैरह करना या बाकी चीजें खेलना, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल है। आप इन चीजों पे ज्यादा उम्मीद ना ही रखे तो ज्यादा बेटर है। ये नॉर्मल परफॉर्मेंस है, बचपन से ही नॉर्मल रही, ठीक है। तो ये एक आप ऐसे कह सकते हैं, इनको जो गेम भी पसंद होंगे, अभी आप मेरी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि पहले मैं कह रहा था ये थोड़ा सा आइसोलेट रहेंगे, लेकिन सच बात ये है इनको जो गेम्स पसंद होंगे वो गेम जो है वो ग्रुप गेम होंगे, जिसमें और भी लोग जुड़ के खेलते हैं, इनको पसंद ऐसे ही होंगे। लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल रहेगी, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी, नॉर्मल। और हाइट और बॉडी वेट भी नॉर्मल ही रहेगा, मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत लंबी हाइट जाएंगी या बहुत ज्यादा वेट होगा या बहुत कम वेट रहेगा, नॉर्मल परफॉर्मेंस रहेगी उसमें। फाइन मोटर स्किल्स, देखिए एक चीज है जो शायद मैम अभी ये क्योंकि 5 साल की है तो डेफिनेटली लिखना इसने शुरू कर दिया होगा, बच्ची जो लिखने से भागेगी, राइटिंग वर्क से भागेगी, वो शी अवॉइड्स राइटिंग, ठीक है। वो राइटिंग को सही अवॉइड है। वो राइटिंग को अवॉइड करेगी। वो हमेशा कोशिश ये करेगी मम्मी बोल बोल के याद हो गया, मैंने देख लिया मुझे याद हो गया, वो हमेशा ऐसे करेगी, मतलब लिखने काम से भागेगी। ड्राइंग भी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं होगी, नॉर्मल ही होंगी या नॉर्मल से भी कम ही होंगी, ठीक है ना। ड्राइंग या पेंटिंग भी अगर करेगी तो नॉर्मल करेंगी। थोड़ा सा आलसपन यहाँ पे दिखेगा, आपको इसको पुश करना पड़ेगा लिखने के काम से, इस वाले काम के लिए आपको इसको पुश करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पुश करना पड़ेगा, गेम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी पुश करना पड़ेगा, मतलब आपको पीछे पड़े रहना पड़ेगा, आप इसका छोड़ नहीं सकते पीछा। जब तक पीछे पड़े रहोगे अच्छा करती रहेगी, जब तक एक कोच टीचर या मम्मी पापा में से कोई एक इसको पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, बार बार कह रहा है, तो ये परफॉर्मेंस सुधर जाएंगी, अदरवाइज नहीं सुधरेंगी। तो हम इस पर ध्यान देना है, ठीक है। बोलती अच्छा है और ज्यादा है, शी स्पीक्स अ लॉट एंड शी स्पीक्स टू मच, ठीक है। तो बोलती बहुत अच्छा है इनके लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ आया, ग्रीन एरिया ना, तो स्ट्रेंथ है। तो इनके लिए सबसे अच्छी बात है कि कोई भी लैंग्वेज ये जल्दी से सीख सकती है। अदर लैंग्वेजेस जल्दी सीख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। आप उड़ीसा में बैठे हैं, यहाँ पे पंजाबी गाने सुनाओ, पंजाबी सीख जाएगी बच्ची, शी हैज द कैपेबिलिटी, ठीक है ना। ग्रामर हो गई, वर्ड्स को यूज करना, शब्दों को जचा जचा के बोलना, ठीक है। और बातों बातों पे इमोशनल हो जाती है, मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, इमोशनल हो जाएगी, रोने लग जाएगी या उदास हो जाएगी। तो इस तरह की बातें यहाँ रहेंगी। अच्छी बात यह है कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है आजकल, ये अच्छी होनी भी चाहिए, जो बोलता है उसके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी बच्चे की, ठीक है। म्यूजिक से रिलेटेड जो है, अच्छा नॉन वर्बल ज्यादा अच्छी नहीं होंगी, इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, या ध्यान देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का स्कोप मिला है नॉन वर्बल का, ठीक है, ये वाला। वो क्या है? वो क्या है हाँ, नॉन वर्बल होता है जी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, बात करते वक्त मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, कभी आगे आ रहा हूँ, कभी पीछे जा रहा हूँ, कभी ऊंचा बोल रहा हूँ, कभी नीचा बोल रहा हूँ। तो ये क्या होता है, एक होता है सिंपल बैठना, मैं ऐसे बैठ के जैसे क्लास के टीचर पढ़ाते हैं ना, मैं ऐसे बोल के पढ़ाता रहूं, एक मैं हिलता जुलता रहूं तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे आप एक जगह पे ऐसे बैठे हो तो मुझे कई बार पता ही नहीं चलेगा ऑनलाइन में कि आप हो भी या नहीं, जब आप थोड़ा बहुत हिल लेते हो या मैम हिल लेती हैं तो मुझे अच्छा मैम बैठे हैं। कई बार होता है ना वीडियो भी पॉज हो जाती है। तो हमें नॉन वर्बल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए इनको स्टेज परफॉर्मेंसेस में डलवाओ, इनको डिबेट कंपटीशन में भिजवाओ, एंकरिंग कराओ, स्टेज के ऊपर भेजो, लोगों से बात करने की आदत डलवाओ, बड़ी होने के बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में भेजो, ठीक है। इससे ये नॉन वर्बल कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, बात करते वक्त हाथ कितना बाहर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करते वक्त ऐसे ऐसे करूं तो मेरा हाथ मेरे मुंह पे आ रहा है तो आपका कनेक्शन मुझसे टूट जाएगा, तो मुझे अपना हाथ नीचे रखना पड़ेगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो ये सिखानी पड़ेगी। आप कई बार नोटिस करेंगे जब ये बोलेगी ना तो ये बड़ा बैठे बैठे बोलेगी, एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो हमें इसकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, इससे ये इंप्रूव हो जाएगी, ज्यादा कम नहीं है लेकिन फिर भी काम करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगी, और बेटर हो जाएगी, ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो देखिए ऐसा है, म्यूजिक को लेके मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत ज्यादा पैशनेटिक है या बहुत, जैसे बच्चे होते हैं ना
कि मुझे तो म्यूजिक सुनना ही सुनना है, मुझे तो गाने गाने ही है, मैं म्यूजिक के बिना नहीं रह सकती। नॉर्मली जो भी म्यूजिक सुनाओगे सुन लेगी, जो मतलब नॉर्मल सा इंटरेस्ट है, ज्यादा भी नहीं, ठीक है, ज्यादा हाई ज्यादा एग्रेसिव इंटरेस्ट भी नहीं है, कम भी नहीं है, नॉर्मल सा है। और वो भी जैसा घर में सबको पसंद है उतना ही इसको पसंद है, ठीक है, स्पेशल सी डिमांड नहीं है इसमें। हाँ, एक समस्या यहां पे भी है कि साउंड की ना प्रोसेसिंग नहीं होती है। कई बार आप कहते कुछ है, इसका मतलब ये कुछ और निकालती है। अब देखिए, आप कह कुछ और रहे हैं एंड शी क्रिएट्स हर ओन मीनिंग, तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो आप जब भी कोई बात बोले तो आप दोबारा उसके मुंह से सुन सकते हैं कि हमारे कहने का मतलब क्या है, हमने ये बात आपको क्यों बोली है। तो रिपीट आफ्टर अस, तो उससे क्या होगा कि वो जब बोलेगी तो कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो समझाया वो उसने सही समझा। हर बात पे करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पे करने की जरूरत है। जैसे क्या होता है ना भाई, हम बच्चों को ये बोल देते हैं कि अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति बाहर से, स्कूल के बाहर से लेने आए तो आप उसको क्या बोलोगे। तो आपने कुछ समझाया तो बच्चे से वो रिपीट करा लो। उससे क्या हो गया, मैं इंपॉर्टेंट के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, उससे क्या हो गया, जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी प्रोसेसिंग सही हो जाएगी, ठीक है। नीचे आते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, सेंसेस स्ट्रॉन्ग है, तो पक्की बात है मैडम, इसको जानवरों के प्रति या मौसम के प्रति, पक्षी पेड़ पौधों के प्रति लगाव होगा। इनमें से किसी न किसी एक चीज के प्रति इसका लगाव अच्छा होगा, ठीक है। साथ साथ इनकी स्मेल या टेस्ट में से एक पावर अच्छी होगी, कोई भी हो सकती है, वो आगे पता भी चल जाएगा। हाँ, जो भी होगी वो आगे पता चल जाएगा। एक बड़ी खतरनाक वाली होगी, आप कहेंगे ये बड़ी खतरनाक वाली है, स्ट्रॉन्ग है बचपन से ही। आप कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। वेंकटेश जी, आप अनम्यूट कर लेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो जो बोले सही बोले। हाँ, थैंक यू फॉर दैट। नाउ, अब एक अच्छी बात यह है, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे की ना पढ़ाई लिखाई की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होंगी, या ऐसा कुछ मैंने अभी बोला और शायद आपको ऐसा लगा कि ये तो गलत बोल रहे हैं। मैं अभी अपने आप को प्रूव करता हूं। आपके बच्चे की जो विजुअल इंटेलिजेंस है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। विजुअल इंटेलिजेंस क्या होती है, जैसे देखो, देख के समझना, अंडरस्टैंड करना, देखी हुई चीजें याद रहना, ठीक है। तो बच्चे की पावर क्या है, ये एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ेगी तो भी अच्छे नंबर ले आएगी। पूरे साल ना भी पढ़े, एग्जाम से 2 रात पहले भी पढ़ के ये अच्छे नंबर ले आएगी। लेकिन लंबे समय तक इसको याद नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, वो मैम गवाह है। एग्जाम में नंबर ले आएगी क्योंकि रात को पढ़ा, सुबह जाके कट कॉपी पेस्ट करना, दिमाग तेज है, जो देखा वो दिमाग में छप जाएगा, लेकिन वो थोड़े टाइम तक ही छपेगा, सारी बातें नहीं याद रहेंगी। इस लाइक फोटोग्राफ, तो ले लिया फोटोग्राफ, खींच दिया, स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, दिमाग में फोटो खींच गया, घर पे आया, घर पे आके सुना दिया, तो सबको लगेगा बड़ी इंटेलिजेंट है। एग्जाम से एक रात पहले रिवाइज किया, एग्जाम में गई, उतार दिया, सबको लगेगा बड़ी इंटेलिजेंट। लेकिन सच ये है कि कंसेप्ट्स जो हैं, लॉजिकल कंसेप्ट्स, याद रखिएगा इस बात को मेरी, लॉजिकल कंसेप्ट्स लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे। आपको उसके लिए दोबारा इसका राइटिंग करवा के देखना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा बार बार। आपको वो काम, जो भी होमवर्क होगा वो लिखवाना पड़ेगा 2-4 बार, समझ रहे हैं, तभी वो याद रहेगा, ठीक है मैम। इनको नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी विजुअल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक होता है नंबर लाना, मार्क्स लाना, एक होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये सारा एरिया हमारा, ये मार्क्स वाला है, और ये ऊपर वाला जो था ना, ये नंबर्स वाला था। ये वाला जो एरिया है, ये सारा नंबर्स वाला है, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग वाला है, आई एम सॉरी, लॉजिकल कंसेप्ट चीजें। आपके बच्ची का मैथ और साइंस की तरफ रुझान भी होगा, आप आगे भी देखिएगा, मैथ और साइंस की तरफ उसका इंटरेस्ट बहुत होगा, ठीक है। लेकिन आपको मैथ या साइंस का स्पेशल टीचर या ट्यूटर रखवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और स्कूल के भी मैथ साइंस टीचर को बोलना पड़ेगा कि इस बच्चे के साथ थोड़ा इमोशनली जुड़िए, और तब ये ज्यादा अच्छे से काम करेगी, थोड़ा इमोशनल बातें, राइट। अब यहां से हमारी गाड़ी की स्पीड पकड़ेगी। टीएफआरसी ये कहता है कि बच्चे का टोटल पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल का मतलब है कि बच्चे पे हम कितना कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं, ठीक है।
ये फर्स्ट, उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं वो यहाँ पे आएगा। तो ये स्कोर किया है 181, 181 आता है यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपके बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है, वो मल्टीटास्किंग पर्सन है, वो बहुत सारे काम कर सकता है, वो खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब कर लेगा, दिमाग में काबिलियत की कमी नहीं है। उसके हुए टैलेंट को बाहर निकालने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू प्रोवाइड हर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो अपनी बच्ची को ना बांध के मत रखिएगा, लिमिटेड मत रखिएगा, उसको मौके दीजिएगा। क्या क्या मौके देने हैं वो आगे पता चल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन देखिए वैसे ये 50-50 होना चाहिए, लेकिन 2-3% तक का डिफरेंस वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। 3% तक का डिफरेंस को हम कैरी कर सकते हैं, तो ये 47-52 है। इस वजह से बचपन में, अभी 5 साल की है, ये वाली एक्टिविटी ज्यादा, लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता होगा तो लॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा करती होगी, ठीक है, इस तरह के काम ज्यादा करती होंगी। मतलब इंडोर रहना, नेचर से प्यार करना, लैंग्वेज या ग्रामर से रिलेटेड जो काम होता है वो ज्यादा करना, थोड़ा अकेला सा रहना, हर चीज में लॉजिक लगाना, टेक्निकल बातें करना, लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। नॉर्मली ये बच्चे में 50-50 होता है, 47-52 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये नॉर्मल है, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस पे काम करने होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी इंटेलिजेंस हैं उन इंटेलिजेंस को ग्राफ से बताया गया है। तो जो भी ग्राफ में 10 से कम है, लेस देन 10 है, ठीक है, लेस देन 10 है, उस पे हम काम करेंगे, ऑलराइट। तो इस पे नहीं करना, इंटर पे नहीं करना, विजुअल पे भी नहीं करना, काइनेस्थेटिक पे, म्यूजिकल पे नहीं, इंट्रा पे नहीं, लॉजिकल पे करना है, इस पे काम करना है, ठीक है। तो आपको जो काम करना है, पहले नंबर पे लॉजिकल इंटेलिजेंस वाली प्रॉब्लम्स को दूर करना है, दूसरे नंबर पे काइनेस्थेटिक, तीसरे नंबर पे विजुअल, बस। बाकी चीजों में ये अच्छी है, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म देना है इनसे जुड़ा हुआ। तो आपको क्या करना है, हर एक इंटेलिजेंस, जैसे ये आ गई इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, हर इंटेलिजेंस के नीचे रेमेडीज लिखी हुई हैं। आपको इन रेमेडीज को फॉलो करना है। किसकी रेमेडीज को फॉलो करना है, लॉजिकल की, काइनेस्थेटिक की और विजुअल की। बाकियों पे ध्यान अभी मत दो। जब ये बच्ची 9th 10th में 8th से ऊपर चली जाएगी तब आप बाकियों पे भी ध्यान देना, इन पे भी देना, ठीक है। हाँ, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस हमारी 10 से कम है, इस पे काम करेंगे, और इसमें भी न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कम है, ठीक है। तो क्या काम कर सकते हैं, ये रेमेडीज लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एक्टिविटी कराओ, लॉजिकल मैथमेटिकल गेम्स खिलाओ, पजल्स दे दो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दे दो, साइंस मैथ की क्लास लगा दो, ऑलराइट। अपने दिमाग में प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाओ, मेंटल कैलकुलेशन, अबेकस या वैदिक मैथ सिखाओ बच्ची को, ठीक है, जो भी आपको ठीक मिले। अबेकस सिखाओ, वैदिक मैथ, वैदिक मैथ हम भी सिखाते हैं, अबेकस चाहेंगे उसके लिए रेफर कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करने की आदत मत डलवाना, और वाई कहने की आदत पैदा कराओ हर चीज के पीछे। साइंस और मैथ के होमवर्क पे ध्यान देना, आपने हेल्प करना है, ठीक है जी। ये इन एक्टिविटी से इंप्रूव हो जाएगी, ज्यादा मुश्किल वाली चीज है नहीं। दूसरा आ गया हमारा, इन पे जी जाना हमने। नाउ कम ऑन काइनेस्थेटिक। देखिए वैसे तो काइनेस्थेटिक पे भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आई है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इनको, यहाँ पे जो गेम लिखे हैं ये सोलो गेम्स हैं, ठीक है, लेकिन इनको आप एक काम करें, जब तक ये 12 साल की नहीं होती तब तक सोलो गेम दिलाएं, इनमें से कोई भी, ठीक है, या इनके अलावा भी कोई भी सोलो गेम जिसमें एक टीचर होगा एक बच्चा होगा। जैसे बैडमिंटन भी इसमें नहीं है, आप बैडमिंटन खिला सकते हैं, ठीक है, कोई भी। और डांस वगैरह आप ज्वाइन करा सकते हैं 12 साल के बाद। पीछे बोल दीजिए, मैं बता मालूम देता नहीं हूँ, पड़ रहा। 12 साल से पहले सोलो गेम दिलाएं, ठीक है, जिसमें एक टीचर होगा, एक अपोनेंट हो, एक ये, एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप गेम, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये ग्रुप वाले, सोलो 1-to-1। तो 12 साल से पहले 1-to-1, 12 साल के बाद ग्रुप गेम,
गेम सिर्फ फन के लिए देना है और फिजिकल फिटनेस के लिए देना है, करियर के लिए नहीं देने हैं, राइट। अच्छा हाँ, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। अब सेंसेस की बात कर लेते हैं, तो कौन सी सेंस अच्छी है, कौन सी कम है। देखिए यहाँ पे स्मेल सेंस ज्यादा दिखा रही है, आप बताएं स्मेल की ज्यादा या टेस्ट की ज्यादा है। यहाँ पे स्मेल अच्छी दिखा रहा है। गुड़िया की जो सेंस है वो स्मेल सेंस ज्यादा अच्छी है या और टेस्ट भी सेम लगता है मुझे। देखिए ज्यादा डिफरेंस तो मैम है नहीं, लेकिन स्मेल सेंस ज्यादा है, टेस्ट उतनी ज्यादा नहीं है। स्मेल की आपको ज्यादा आगे जाके मिलेगी, अभी नहीं नोटिस किया तो आगे जाके आप देखेंगे छोटी छोटी स्मेल को ही पहचान लेगी दूर से। घर में क्या बना है ये भी बता देगी, पड़ोसी के घर में क्या है वो भी बता देगी। अभी भी तो बोलती है जी, तो ये स्मेल सेंस, टेस्ट सेंस इनका इस्तेमाल अच्छा कर देती हैं। टच सेंस का कम कर रही हैं, तो टच सेंस के लिए आपको ऑयल मसाज करनी पड़ेगी इसकी, हफ्ते में 2 बार। कहाँ पे करना है? फुल बॉडी। हाथों में? अच्छा ठीक है, फुल बॉडी ऑयल मसाज होगा। नहीं तो मसाज ऐसे ही 3-4 महीना 4 साल तक हो रहा था उसका, बचपन से ही। नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कराओ, सिंपल। ठीक है, ऑयल मसाज से काम हो जाएगा। प्लस जैसे घर के कामों में साथ में हाथ बंटवाना है इसका, छोटे मोटे कामों में। आप एक सेकंड का मैं पोज ले रहा हूं प्लीज। आई एम सॉरी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट कम टू थॉट प्रोसेस। आप थॉट प्रोसेस का मतलब समझिएगा कि हमारी जो बच्ची है कोई भी काम करती है, उस काम में किस चीज का इस्तेमाल कब करती है। आपने देखो 5 तरह के थॉट प्रोसेस है। एक है किसी काम में एक्शन कैसा लगेगा, थिंकिंग कितनी अच्छी लगानी है उसको, लॉजिकल इमेजिनरी दिमाग में कैसे और बेटर कर सकते हैं, फिजिकली कितना जा सकते हैं। ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेस, उसमें उसकी से रिलेटेड बातें कितनी याद रखनी है, उससे रिलेटेड विजुअल प्रोसेस कितना याद रखना है, मतलब देखी हुई चीजें इमेजिन करना, अंडरस्टैंड करना। कोई भी टॉपिक है, कोई भी काम है, उसमें ये थिंकिंग को कम लगाएंगे, बाकी सब तो नॉर्मल है। थिंकिंग और फिजिकल कम लगाएंगे, तो आप नोटिस करना बच्ची को कोई काम बोलोगे ना, तो वो काम में ना ना तो अपना दिमाग लगाएगी ज्यादा, और ना ही खुद करना चाहेगी, वो या तो दूसरों पे टाल देगी। ठीक है, शिफ्ट कर देगी काम को। और दूसरा जितना बताया उतना कर देगी, उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं वो अपने ब्रेन पे इतना लोड लेगी नहीं। तो हमें उनको हाउ और व्हाई इस कंसेप्ट पे रखना है कि बेटा कोई भी काम करना है तो क्यों करना है, और बेटर कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू बेटर। ठीक है, इससे ये थिंकिंग वाला थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा। प्लस उससे फिजिकल काम ज्यादा से ज्यादा कराओ, फिजिकली कराना है आपने।
तभी ये इंप्रूव होगी। नीचे आते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइविंग, कंसेप्ट ड्राइवन। देखिए नॉर्मली है ये भी 53-46 है, 3% का एवरेज चलता है, इससे ज्यादा होता तो दिक्कत थी। ज्यादातर बच्ची का दिमाग ऐसे काम करता है, वो चीजों को एनालाइज करती है, ठीक है, सिचुएशन को एनालाइज करती है, फैक्ट और रियलिटी के बेस पे काम करती है, ड्रीम्स के पीछे नहीं भागती और इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेती, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, मैं मानता हूं कि आज के जमाने के हिसाब से ये ठीक है। एग्जीक्यूटर और थिंकर में एग्जीक्यूटर ज्यादा है, थिंकर बहुत कम है, ये ज्यादा गैप है। मींस उसको ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले उसके पीछे एक थिंकर की तरह सोचना भी पड़ेगा, उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट के बारे में पहले से सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो एक विजन वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, परिवार की, उसके पीछे भी काम करना पड़ेगा। ओके, IQ, EQ, AQ, CQ। अब ये जो IQ आया है, EQ आया है, ये बाय बर्थ इनका कैसा था उस बेस पे आया है, ठीक है ना। और समय के साथ ये धीरे धीरे बढ़ जाता है। जब ये पैदा हुई थी तो किस IQ के साथ, तो जब ये पैदा हुए थे तो 98 IQ के साथ हुआ था। एवरेज जो बच्चा होता है उसका 100 के आसपास होता है, 100 to 120 नॉर्मल होता है, और 120 से ऊपर जितना जाएंगे वो एक्सीलेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, ठीक है। और 90 से नीचे चला जाएगा, 80 से नीचे चला जाएगा तो वो IQ वीक हो जाता है। तो हम यहां देखेंगे 98 आया है, 100 के बहुत नजदीक है, ठीक है। तो नॉर्मल IQ के साथ पैदा हुए थे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट बच्ची थी जब ये पैदा हुई, या बहुत ज्यादा वीक थी, नॉर्मल थी, ठीक है। तो इस वजह से इनका ये वाली जो चीजें हैं ये नॉर्मल ही रही होंगी। EQ ज्यादा था, समय के हिसाब से चेंज हो रहा है क्या? बढ़ता है सर, धीरे धीरे ना बढ़ता है। अगर IQ डाउन जा रहा है मींस उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कम हो रही हैं, डाउन जा रही हैं, तो उसका रीजन ये है कि इनके जो मैथ और साइंस के टीचर हैं उनके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है, इमोशन कनेक्ट नहीं है, और साथ साथ पढ़ाई के लिए बार बार पुश करना पड़ेगा, पीछे पड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे इस चीज को हमेशा देख के चलिएगा सर कि बच्चे का जो EQ है ना, EQ होता है इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट का मतलब हो गया अपने इमोशन को समझना, दूसरे के समझना, ठीक है, इमोशनली मैनेज करना चीजों को, दूसरों के साथ इमोशनली जुड़ जाना, भावना, सद्भावना रखना। तो बचपन में आप देखेंगे ये छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो भी जाती थी, और आप में से अगर कोई भी इमोशनली परेशान है तो इसको इफेक्ट बहुत होता था, और अभी भी होगा, अभी तो बचपन ही चल रहा है इसका, तो अभी भी ये बहुत जल्दी इमोशनली हो जाते, तो ये ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकल होना भी सिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा ही है, 148 जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है, 120 से ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से इनका खुद का इमोशन जैसे एंगर, ठीक है, लव या रिस्पेक्ट, केयर, ठीक है, या कोई भी इमोशन है वो ज्यादा ही देखने को मिलेगा, कम नहीं, राइट। CQ नॉर्मल आया है, CQ होता है क्रिएटिव क्वेश्चन। क्रिएटिव क्वेश्चन का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए एक अलग तरीके से दिमाग लगाना, वो नॉर्मल बच्चों जितना है, ठीक है। AQ होता है मुश्किल सिचुएशन में गिव अप तो नहीं कर देगी, ये देखिए, पेन टेकिंग कैपेसिटी, मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी, मेंटली स्ट्रॉन्ग कितनी है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में घबरा तो नहीं जाएगी या लड़ेगी मजबूत बन के। तो हमारी बच्ची जो है वो एक फाइटर है, दिमाग से स्ट्रॉन्ग बच्ची है, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो वो लोग कहते हैं कि बच्चे के दिमाग पे प्रेशर मत डालो, मैं कहूंगा इस बच्ची पे प्रेशर डालो, ये हैंडल कर लेगी, इसके अंदर टैलेंट है, ठीक है। अब लर्निंग स्टाइल, 3 तरह से बच्चा सीखता है, देख के सीखता है विजुअल लर्नर, ऑडियो लर्नर सुन के सीखता है, काइनेस्थेटिक लर्नर लिख के सीखता है, प्रैक्टिकली करके सीखता है। तो ये ज्यादातर जो है वो चीजों को देख के सीखना पसंद करती है। इस वजह से पूरी उम्मीद है मुझे कि क्लास में ना, जैसे 3 रो बनी होती है ना क्लास में बोर्ड के सामने, तो ये सेंटर रो में बैठेंगे हमेशा बीच वाली रो में, या फिर आगे वाली लाइन में बैठना पसंद करेंगे, सेंटर कॉलम में या फ्रंट रो में, इनका मन करेगा। तो ये विजुअल बच्चे होते हैं, मैंने बताया कि इनको देख के जल्दी याद हो जाते हैं, तो ये देख के याद कर लेती हैं। सुन, दूसरे नंबर पे है बोल बोल के याद करना, और तीसरे नंबर पे है लिख के याद करना। ज्यादा कम तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप इसको लिखने की आदत ज्यादा से ज्यादा डलाएं,
ठीक है, उसके लिए तरीका क्या है, ये देखिए विजुअल लर्नर क्या होते हैं और उनके पीछे स्टडी टिप्स क्या है। वैसे हमारी बच्ची के लिए सिर्फ काइनेस्थेटिक स्टडी टिप्स पे ध्यान देने की जरूरत है, ये फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, विजुअल ऑडियो की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ काइनेस्थेटिक को फोकस करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, काइनेस्थेटिक के लिए सिंपल सा होता है, जैसे क्या हो गया, बुक हाथ में लेके चलते चलते पढ़ लिया, ठीक है, चीजों को टच करके काम करना, लिखना, राइटिंग करना, डायरी लिखना, इस तरह के काम करना, उससे ये इंप्रूव हो जाता है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप जैसे भी टाइम मिले एक एक करके धीरे धीरे अप्लाई करना, ये नहीं सारी चीजें एक साथ अप्लाई करनी है, बहुत लंबी जिंदगी है, धीरे धीरे अप्लाई करना है, सारी चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाती है, कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ही अपने आप इंप्रूव हो जाती है। एटीडी एंगल 3940 आया है, 3940 स्लैब आता है, नॉर्मली 3 से 4 बार बच्चे को समझाना ही पड़ेगा, तब जाके उसको बात समझ में अच्छे से आए। अगर गुड़िया ये कहती है, युवरानी ये कहती है कि मुझे एक ही बार में समझ में आ गया, तो वो गलत है, उसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो राइटिंग वर्क है वो भी 3 से 4 बार करो, बोल बोल के याद करती है तो भी 3 से 4 बार, और देख के याद करती है तो भी रिवाइज करवाओ 3 से 4 बार, तब जाके वो कंसेप्ट उनकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। ठीक है, खेल कूद है तो भी प्रैक्टिस उतनी करनी है। ठीक है जी, नीचे आते हैं, टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अब यहाँ पे देखिए 30% ये टास्क ओरिएंटेड है, 70% रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, जबकि ये उल्टा होना चाहिए, 60% ये होना चाहिए, 40 ये, या फिर 50-50। ठीक है, अब क्या हो गया, क्योंकि इनका EQ बहुत ज्यादा आया है, आप देख रहे थे ना 148 आया है, इस वजह से ये दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में उलझ जाएंगी, अपने काम पे फोकस कम करेंगी। ठीक है, इनका नेचर है काम पे फोकस करने का, लेकिन EQ ज्यादा होने से सिनेरियो ही बदल गया, और इस वजह से ये काम पे फोकस कम करेंगी और इस बात पे ध्यान ज्यादा रखेंगी कि वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, उसको मैं कैसे डांटूं, वो काम हुआ नहीं हुआ। ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, जब ये जॉब पे जाएगी, कोई करियर चूज करेगी तब। ठीक है ना। और मैं तो ये कहूंगा इस बच्चे की सेम काउंसलिंग आप दोबारा कराएं जब ये 14-15 साल की हो जाएगी। ठीक है, दोबारा भी कराइए, आपको कोई पे नहीं करना, दोबारा फ्री रहेगी। ठीक है, आप दोबारा आप ही करेंगे ना? मैं होऊंगा, अच्छी बात है, मैं नहीं भी हूँ, कोई ना कोई तो करेगा, ये मेल आईडी है, नंबर है, विजिट कर लेना। ठीक है, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा। उसके बाद हॉलैंड और मैकेंजी, देखो ये आती हैं कॉर्पोरेट लेवल पे ना, जॉब करने के लिए ये हॉलैंड और मैकेंजी के टेस्ट होते हैं, करियर फाइंड आउट करने के लिए ही। ठीक है, और इनका भी एनालिसिस हमने किया है, उसके हिसाब से बच्ची को जो करियर मिलना चाहिए वो कुछ इस तरह का मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव नेचर, जिसमें मैथ और साइंस का इस्तेमाल हो और जासूसी दिमाग हो, रिसर्च वर्क ज्यादा हो, कैलकुलेशन, टेक्निकल रिसर्च वर्क, इनके हिसाब से हमने अभी फाइनल नहीं किया। मैकेंजी ये एक अलग साइकोलॉजिस्ट है, इनके हिसाब से भी आपके इनके हिसाब से अलग है थोड़ा सा इनका नजरिया, इनके हिसाब से बच्चे को कुछ ऐसा काम मिलना चाहिए जिसमें ये अपने एक्सपीरियंस और बिलीफ से नई चीजें सीखे। ठीक है, तो ये कहते हैं बिजनेस कराओ, ऊपर वाला कहता है कि इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च कराओ। ठीक है, अब हम फाइनल पे आएंगे कि इन दोनों को भी ध्यान में रखेंगे और फिर हम फाइनल करियर पे पहुंचेंगे। एक्वायरिंग मेथड का ले लेते हैं, 70% आपकी बच्ची जो है आसपास के माहौल से प्रभावित होती है और 30% उसके खुद के फैसले होते हैं। तो अगर गुड़िया कोई फैसला ले रही है तो 70% चांसेस हैं कि वो फैसले दूसरों को देख कर ले रही है या उनकी बातों में आके ले रही है, और 30% इसके खुद का है। तो जब भी ये कोई बात बोले मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इसने कोई डिसीजन लिया है, तो अगेन कंसेप्ट आ जाएगा वाई हाउ। ठीक है जी, ये ऐसे आइडल माँ बाप की तरह जो वो बोले वो देते मत रहना, पूछना उससे बैठ के। ठीक है ना, देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूछना, जब तक लॉजिकल आंसर नहीं होगा तब तक वो उसकी डिमांड पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है उसकी डिमांड उसके खुद के अंदर से आई हो, वो डिमांड दूसरों से प्रभावित भी हो सकती है। अब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या क्या करा सकते हैं बच्चे को, देखिए सिंगिंग करा सकते हैं जी आप,
फॉरेन लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, 9th नंबर पे फॉरेन लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम में ये दोनों एक्टिविटी करा सकते हैं, बाकी तो सारी करा सकते हैं। 10% के आसपास जो भी हो वो एक्टिविटीज उससे करा सकते हैं। प्राइमरी लेवल पे सिंगिंग या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस, मैं तो ये कहूंगा फॉरेन लैंग्वेजेस में भेजिए, उसमें स्कोप ज्यादा है, क्योंकि लैंग्वेज एबिलिटी अच्छी है, ना कि म्यूजिकल ज्यादा अच्छी है। हमने पीछे देखा था, लैंग्वेज वाली में ये ग्रीन नहीं था। ये कैसे, क्या ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा फॉरेन लैंग्वेज का? बहुत सारे स्कूल हैं, प्राइवेट टीचर हैं, फ्रेंच सिखाओ, जर्मन सिखाओ, इसमें ठीक है। फायदा क्या हो रहा होगा इन फ्यूचर सर में? देखो, लैंग्वेज के फायदे ही फायदे हैं। मान लीजिए मेरे को जर्मन आती है, तो मैं इंडिया में भी जॉब कर सकता हूं, मैं जर्मनी में जाकर भी जॉब कर सकता हूं। हाँ, मैं सारी जर्मन कंपनीज जो इंडिया में हैं उनमें जाके डायरेक्टली सिलेक्ट हो सकता हूं, अच्छा। ठीक है। फॉरेन लैंग्वेजेस के फायदे मैं भी आपको बता रहा हूं, नीचे आएंगे ना करियर, उसमें पता चलेगा आपको, सारे बताऊं। अब यहां से आगे आएंगे स्ट्रीम सिलेक्शन। तो स्ट्रीम सिलेक्शन बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट हम स्टडी कर रहे हैं, ये यूरानी की ही स्टडी कर रहे हैं या हम किसी और बच्चे कर रहे हैं? आप इससे एग्री करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इस रिपोर्ट को यही लोग। नहीं, हद तक तो मैचिंग हो रहा है, बट अभी तो उसका एज इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, बहुत फील्ड में वो बहुत सारे, अभी तो practically- 5 इयर्स की है सर, बहुत सारी हाँ, चीजें हाँ, जो मैंने अभी बताई है वो आपको देखने को मिलेंगी, और हाँ, जब हाँ, जब हाँ, बातें आएंगी ना आपको मेरी बातें याद आएंगी, और फिर आप कहेंगे दीपक जी ने पहले कहा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मैचिंग हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्शन की बात करते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में से क्या दिलाएं। देखिए, मैं आपने जो भी सोचा होगा अपने बच्चे के लिए वो अच्छा होगा, लेकिन डीएमआईटी के हिसाब से आपके बच्चे को सबसे पहले नंबर पे साइंस देनी चाहिए, दूसरे नंबर पे कॉमर्स, और तीसरे नंबर पे जाके आर्ट्स, ठीक है। साइंस के सब्जेक्ट। अब अगर हम साइंस में मेडिकल लेके जाएंगे, अब यहाँ पे आ गया करियर ऑप्शंस, तो ध्यान से देखिएगा, मेडिकल के ये है कैटेगरी, ये है कैटेगरी, और ये है करियर ऑप्शन, ठीक है। ये सारे हैं करियर ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कैटेगरी शॉर्टलिस्ट करेंगे, 3 से 4 कैटेगरी शॉर्टलिस्ट करेंगे, और फिर करियर ऑप्शन देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो हम कौन सी कैटेगरी शॉर्टलिस्ट करेंगे? जिसमें 4 स्टार या 5 स्टार ज्यादा होंगे वो। तो जैसे मेडिकल की बात करता हूं, तो इसमें 3 स्टार 2 स्टार है, 5 स्टार 4 स्टार नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हो तो सॉरी। इंजीनियरिंग में बात करूंगा तो इसमें भी 2 स्टार 3 स्टार, 2 स्टार 3 स्टार ज्यादा है नहीं। म्यूजिक के फील्ड के अंदर यहाँ पे कुछ 5 स्टार 4 स्टार हैं, इसको भी मैं अभी होल्ड करके चल रहा हूं। लाइफ साइंस में इसको स्कोप है, अगर मान लीजिए आप उसको मेडिकल साइंस दिला के एज ए बायोलॉजी टीचर, बॉटनरी रिसर्चर, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर, बॉटनी प्रोफेसर, ठीक है, ये बनाना चाहते हो तो इसमें अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए मेडिकल में ही जाना चाहते हो तो मेडिकल में ये स्कोप है, ठीक है। नीचे आते हैं, डिजाइनिंग में भी करियर नहीं है, अर्थ एनवायरमेंट साइंस में भी नहीं है, बैंकिंग फाइनेंस में नहीं है, मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन में करियर है। तो ये मेरी पहली चॉइस है। तो अपनी बच्ची को मैं लैंग्वेज एक्सपर्ट बना सकते हैं, रेडियो एंकर जो कि राइटर, ऑथर, न्यूज रीडर, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, ठीक है, ये सब बना सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। जो न्यूज एंकर वगैरह आते हैं ना, तो वहां पे भी लैंग्वेज एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है, और ये सारे उसके अंदर ये जा सकते हैं। अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहे तो हिंदी इंग्लिश टीचिंग में जा सकते हैं, फिलोसफी में जा सकते हैं, यहाँ पे स्कोप है, लेकिन इसको भी मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 50-50 वाला काम हो गया यहाँ पे। मैथमेटिक्स एनालिस्ट में अगर कॉमर्स लेके जाएं तो सिर्फ अकाउंटेंट के फील्ड में ये जा सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में स्कोप है, तो मैनेजमेंट मेरा दूसरे नंबर का शॉर्ट लिस्ट है, एचआर मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वाली बात मैकेंजी साहब ने भी कही थी कि इनको सेल्फ बिजनेस करना चाहिए या मैनेजमेंट वाली जॉब, तो इसमें ये जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा, पॉलिटिक्स में जा सकती है, लॉयर बन सकती है, पीआरओ बन सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल सर्विसेज होती हैं स्टेट लेवल की, उनमें भी जा सकती है। आईएएस आईपीएस के लिए मैं नहीं भेजूंगा क्योंकि ईक्यू बहुत ज्यादा है और उस वजह से लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। टैलेंट की कमी नहीं है, ईक्यू ज्यादा है, ठीक है। उसके नीचे साइकोलॉजी वाला अच्छा कंसेप्ट है, ये 3rd नंबर पे, सब में 4 स्टार 5 स्टार है, तो आगे जाके ये साइकोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं, हमारे वाले फील्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है।
फॉरेन लैंग्वेजेस में भी अच्छा स्कोप है, इसको भी मैं सेलेक्ट करूंगा। ट्रांसलेटर वे लोग होते हैं फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद जो दूसरी भाषा को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। इसकी गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, हर एमपी या मिनिस्टर के पास एक ट्रांसलेटर होता है जो विदेश यात्रा पे उनके साथ जाता है। सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी इसमें 80-90 हजार के आसपास आज मिलती है, ठीक है, ए ग्रेड की जॉब है ये। इंटरप्रेटर होते हैं जो सिर्फ भाषा अनुवाद करते हैं, ठीक है, ये भी अच्छी जॉब है। न्यूज रीडर है, लैंग्वेज रिसर्चर है, लैंग्वेज टीचर है, कोई भाषा सिखा सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर, इस तरह का काम ये कर सकते हैं। ये करियर ऑप्शंस इनके पास है। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रीम लाइन में जो मेनली पॉपुलर है ना, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, उनको हटा के अलग ही फील्ड के हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इनमें कंपटीशन नहीं है हमारे बच्चे के काम में, ज्यादा कंपटीशन नहीं है। देखिए आईएएस, आईपीएस, आईआईटी करने के लिए लाखों करोड़ों बच्चे मेहनत करते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इनके लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या अच्छे लेवल पे बिजनेस भी आगे बढ़ जाएगा। प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों में अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है। स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, डिफेंस में करियर नहीं है, ठीक है जी। तो जो स्कोप निकल के आता है प्रायोरिटी में फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर से, अब इसमें से आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, मेरी सलाह यह है कि आप इसमें से कुछ ऑप्शंस ना, 8-10 ऑप्शन टोटल लिख लो छाट के, और समय के साथ धीरे धीरे देखो किस चीज का रुझान बच्चे की तरफ भी आ रहा है, बच्चे को भी उनके बारे में बताओ, और फिर धीरे धीरे काटते रहो। जैसे ही बच्ची 10th में पहुंच जाएगी, उसके सामने 3 ऑप्शन रख दो, इन 3 में से जो तुम्हें बेस्ट लगे उसमें चले जाओ। तो बच्ची को भी ये हो गया, मुझसे पूछा गया और आपने भी बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लेना है, देखो इतने सारे ऑप्शंस में से फॉरेन लैंग्वेजेस, साइकोलॉजी, पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, मैनेजमेंट और मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन, इनमें से कोई ऑप्शन अपने बच्चे को निकाल लो, ठीक है। मेरी सलाह ये है, एडवाइस ये है, बाकी चॉइस आपकी है। जिस जगह पे 1 स्टार है, 2 स्टार है या 3 स्टार है, उनमें मत जाइए। 4 स्टार या 5 स्टार वाले ऑप्शन पे ही आपने फोकस करना है, ठीक है। तो दीज आर द करियर ऑप्शंस फॉर योर डॉटर। ग्राफिकली भी दिखाया हुआ है, साइकोलॉजी है। कि मैं करियर में छोड़ूंगा बोल के मेरा कुछ प्लानिंग था। किसमें? स्पोर्ट्स करियर में उसका करूंगा बोल के मेरा कुछ प्लानिंग था। देखिए स्पोर्ट्स में अगर आपको भेजना है तो इसमें भेज सकते हो, शूटिंग में। शूटर? हाँ, बहुत अच्छी शूटर बनेगी। अच्छा, ये हमारा और एक है मैंने सिस्टम क्या है, एनडीआर, एनडीएमआरए, एनडीएमएस, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, स्पोर्ट्स में नहीं है ना, डिफेंस में गए। हाँ हाँ। स्पोर्ट्स तो ये है। अच्छा अच्छा। स्विमिंग में भी जा सकते हैं, टेनिस में भी जा सकती है, तो मैं तो 3 स्टार है, 3 स्टार जा सकती है। 3 स्टार में क्या होता है, थोड़ा रिस्क रहता है, मतलब उसमें कामयाबी के चांसेस हैं भी या नहीं भी। 4 स्टार 5 स्टार में ये है कि अश्योरिटी ज्यादा, क्वालिटी वाली बात कर लो। 3 स्टार बेकार नहीं है। मैं उसको मैं हॉकी या क्रिकेट या इसी तरह कुछ करने के लिए मेरा प्लानिंग था। फुटबॉल नहीं, नहीं, ना हॉकी, ना क्रिकेट, ना फुटबॉल, ये तो गेम इसके लिए है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। आप इसको सोलो गेम दिलाएं। शूटर में क्या करियर है ना? हाँ करियर है, 4 स्टार आया हुआ। अच्छा, देखेंगे। ठीक है, तो ये करियर ऑप्शंस हैं, आप ग्राफिकली भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछिए, रिपोर्ट पूरी आपने स्टडी कर लिया है। मैम के कोई सवाल है तो मैम पूछे। नहीं, मुझे ये वो स्पोर्ट्स के बारे में ही जानना था एक्चुअली, क्योंकि मैं सब बातचीत कर लिया था उसको ज्वाइन करूंगा बोल के, और मैं बोला कि पहले हम टेस्ट कर देंगे डीएमआई का, उसके बाद डिसीजन लेंगे।
देखो, चलो आपने अपनी बच्ची के लिए सही सोचा है, कहने का मतलब है कि हाँ आपने अपनी बच्ची के लिए सही सोचा, लेकिन समस्या जो आ रही है ना वो यहाँ पे ये है, सॉरी, ये समस्या आ रही है, ये ब्लू एरिया, ये जो एरिया ना, ये है प्रॉब्लम। ये परफॉर्मेंस है नॉर्मल, तो आपकी बच्ची जो है वो नॉर्मल ही परफॉर्म करेगी। आप खुद सोच के देखिए, इंडिया में तकरीबन 20 से 30 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, लेकिन निकलते कितने हैं? कुछ 50-100 बच्चे हर साल बस। कंपटीशन कितना बड़ा है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ही निकल पाते हैं। और बच्ची की स्ट्रेंथ यहां नहीं है, आपके बच्चे की स्ट्रेंथ यहां है, यहां है। तो इन एरियाज में अपनी बच्ची को आगे बढ़ाइए ना। वहां आज आपका मन क्या कर रहा है सर, ये मैं ये मानता हूं। देखिए, बेशक आपकी बात अपनी सही है, आपका बच्चा है, आपके जैसा मन करेगा आप कराएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चा क्या कर सकता है और उसकी क्या क्या कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से अगर हम उसको प्लेटफॉर्म देंगे तो वो खुश रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। आज वो खेल लेगी, लेकिन एक टाइम के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो उसको डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, प्रेशर आएगा दिमाग पे। टाइम, एनर्जी, मनी तीनों वेस्ट होंगी। तो मेरी सलाह ये है, शूटिंग या फिर कोई सोलो गेम दिलाना है तो सोलो गेम दिलाना। सोलो गेम में आपकी बच्ची खुश स्टार्टिंग में नहीं रहेगी, लेकिन आगे बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में खुश नहीं रहेगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा अकेले खेलना, उसको ग्रुप खेलना पसंद है, लेकिन आगे बढ़ जाएगी। सोलो गेम में भी शूटिंग वाला गेम अच्छा है। और मैं बताऊं अगर गेम इसमें, तो डांस दे दो ज्यादा डांस दे सकते हो। डांस तो ग्रुप भी कर लेगी तो भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, डांस में क्या करियर बनाए वो मुझे पसंद नहीं। ना बनाने वाले तो सर डांस में आज बहुत करियर बना रहे हैं, पैसा ही बना रहे हैं, लेकिन डांस में भी कंपटीशन है, तो मिलता है शूटिंग में बहुत दिक्कत क्या है आपको? शूटिंग में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, शूटिंग में ये एक नया वो है, उसमें कंपटीशन बहुत कम है। और यहाँ पे देखिए, उस हिसाब से कंपटीशन कम है और बच्ची की टैलेंट स्ट्रॉन्ग है, बच्ची में टैलेंट पूरा है, तुम क्यों ना हम इसमें भेजें? यहाँ पे सुविधा में होगी, मिलना चाहिए ना, हमारा यहाँ पे लोकेलिटी में देखना पड़ेगा, देखेंगे, ट्राई करेंगे। अरे सर, अभी तो 5 ही साल की है, आ जाएंगी सुविधाएं, क्या दिक्कत है? आ जाएगी। घर पे प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दो, आप साथ मिलके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे सुविधा, जब एक बार कुछ करने लग जाएगी तो सुविधाएं भी अपने आप आ जाएंगी। अच्छा, नहीं यहाँ पे मतलब जो कोच वगैरह वगैरह मिलना भी चाहिए ना शूटिंग के लिए। घर में प्रैक्टिस कितना हद तक हम लोग कर पाएंगे, जब फिल्म में करेंगे तभी उसका। देखिए, कोच मिल जाएगा, अच्छा खिलाड़ी नहीं मिलता है। कोच बहुत मिल जाते हैं, खिलाड़ी अच्छे नहीं मिलते हैं। आपके शहर में नहीं होगी तो दूसरे शहर में होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, फैसिलिटी तो मिलेगी। ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए छुट्टियों में जब भी वेकेशंस आते हैं, हफ्ता 10 दिन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिलाओ, घर पे प्रैक्टिस हो जाएगी, ट्रेनिंग वहां हो जाएगी। यूट्यूब से सीख ले, यूट्यूब से बच्चा सीख सकता है ना। वो भी एक माध्यम है। तो ये चीजें हैं आपकी। और कुछ मेरी तरफ से आई एम डन। आपके कोई सवाल है तो पूछे, मैम के कोई सवाल है तो पूछे। हाँ, नहीं, और कुछ नहीं, आप तो जो भी बोल दिए, अभी तो उतना जितना एज है उतना तक जो उसका एक्टिविटी जितना आ रहा है हमको, आपका बातों में पूरा टाइप हो रहा, मतलब मिलता है बहुत सारा। बाकी आगे आगे देखेंगे 5-6 साल के बाद क्या क्या सब निकल रहे हैं उसके अंदर, उसके बाद देखेंगे, तब होगा तो फिर आपके साथ और एक बार डिस्कशन करेंगे। अभी तो नहीं, बाद में ही करेंगे 4-5 साल के बाद। नहीं, अभी जैसे आपको बाकी अब अभी आपको रिपोर्ट जो है वो रेलेवेंट लग रही है, बच्ची से मैच कर रही है,
जितनी भी मैच कर रही है, आगे जाके जो बातें मैंने अभी बताई है ना होंगी, वो होंगी। हाँ, आपको ध्यान रखना हाँ, है, हाँ, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, इस रिपोर्ट को उठा के रख नहीं सकते, आपको इसको रेगुलर पढ़ते रहना। जब भी आपको अपने बच्चे के साथ कोई भी चीज ऐसी लगे कि चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, कुछ डाउट है, आप हमसे संपर्क कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना डाउट पूछिए, रिपोर्ट उठा के दीवार पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। ये रिकॉर्ड सर आपके मतलब सिस्टम में होगा ना लाइफ टाइम? मेरे पास तो रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, अच्छा, हमारे सिस्टम पर रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। चलिए मैं जी, आपसे फोन में बात करूंगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मैम। थैंक यू सर। सर आपसे बहुत अच्छा लगा, अपने बच्चे के लिए इतने फोकस्ड हैं, हाँ, ब्रेन हाँ, एक्सलेंस लैब को चूज करने के लिए आप सभी का हाँ, धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, और धन्यवाद। आपके आस पड़ोस में दूसरे बच्चों को भी आप एंकरेज करें कि वो टेस्ट कराएं, उन माँ बाप को एंकरेज ठीक है, करें कि वो अपने बच्चों को और जानें। और आपके वैल्यूएबल फीडबैक ठीक के है। लिए धन्यवाद। आप उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर से, राइट? हाँ, 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 बहुत चलिए जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, थैंक यू।